हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को स्थिर रहने के बाद आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। आज पेट्रोल और डीजल पर कितनी कीमतें बढ़ी, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि कैसे इसका असर आपके घर के हर छोटे सामान पर पड़ता है। कोरोना की मार झेल रहे आम आदमी को इस वक्त महंगाई का दंश भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतें महंगाई की आग को और भी ज्यादा भड़का रही है। सोमवार को स्थिर रहने के बाद मंगलवार सुबह एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। तेल कंपनियों की ओर से जारी नई दरों के मुताबिक देश में पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। उधर हरियाणा में भी बढ़ती तेल की कीमतों से लोग त्रस्त नजर आए। बात प्रमुख महानगरों की करें तो दिल्ली समेत सभी चारों महानगरों में पेट्रोल या तो शतक लगा चुका है या फिर शतक के पास ही है। लगातार पेट्रोल डीजलों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखा जाए तो आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो साफ तौर पर कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो बढ़ चुका है। बाजारों के अंदर बात की जाए तो जो रेट की बात की जाए तो दोगुने हो चुके हैं। तो हमारे साथ जो आम जन भी यहाँ पर पेट्रोल पंप पर मौजूद है तो उनसे जानूंगा क्या कहना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? जैसे कि आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के रेट वाकई इस स्तर पर बढ़ रहे हैं कि भी आम जन का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस प्रकार के हालात बन चुके हैं, आज हमें लगता नहीं है कि भी सुबह की खाई शाम को शायद हमें रोटी भी नसीब होगी, क्योंकि जो ये पेट्रोल डीजल की कीमत है हमारी राशन की व्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव पा रही है। आज पेट्रोल डीजल की रेट के साथ साथ हमारे राशन के सामान भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें चाहे हमारा सरों का तेल लगा लीजिए, आटा लगा लीजिए और अन्य खाद्य सामग्रियां जिसमें दाल वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, बहुत ही बड़े रेशों पर बढ़ रही हैं, जिससे आम जन का राशन की व्यवस्था भी बिगड़ गई है। और जिस प्रकार के हालात हमें रोज दिखाई दे रहे हैं कि भी रोज रेट बढ़ रहे हैं और सरकार की उसके प्रति ना समझी लगाऊं मैं या समझ नहीं आ रहा कि भी जनता को क्या मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। शायद हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने भी आज एक वक्तव्य दिया था कि भी उनकी भी इस महंगाई की मार सहनी पड़ रही है। जब एक महामहिम हमारे देश के राष्ट्रपति को इस महंगाई का असर इतना प्रभावित कर रहा है तो हम तो आम जन है सर, हमें तो इतना प्रभावित कर रहा है कि भी शायद हमें ये दिख रहे हैं, हम बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बस हमारे साथ और भी लोग जो मौजूद हैं उनसे भी जानूंगा क्या कहना चाहेंगे। जी, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और देखा जाए तो बाजारों के अंदर सामान है वो दोगुने रेटों पर मिल रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार ये सरकार हर रोज डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाकर हर व्यक्ति को मारना चाहती है, क्योंकि इंसान जब भी कोई सामान लाएगा तो वो रेट आज कुछ रेट है कल किसी और रेट में मिल रहे हैं। ये सरकार तो उन पूरी तरह से किस प्रकार व्यक्ति परेशान हो, क्योंकि हर रोज रेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं जिससे हर व्यक्ति को परेशानी आ रही है और ऊपर से किसानों की जिस जीरी लगाने का काम चल रहा है उसको इसकी मार झेलनी पड़ रही है। क्योंकि ये सरकार तो कि पहले तो कांग्रेस सरकार ने हर रोज 5 रुपए 10 रुपए रेट बढ़ा के करने का काम किया और फिर वो जब लोग हंगामा करते थे वो 1-2 रुपए कम करते थे। अब ये बीजेपी सरकार ने जब से सत्ता में आई है इन्होंने रेट ऐसे लोगों का ध्यान भटकाना काम किया कि लोग भी हर रोज रेट अप होंगे। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 81 पैसे तो डीजल 89 रुपए 18 पैसे पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए 90 पैसे, डीजल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 99 रुपए 80 पैसे तो डीजल 93 रुपए 72 पैसे पर पहुंच गया। कोलकाता में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे तो डीजल 92 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बात अगर प्रमुख शहरों की करें तो शहरों में भी तेल के दामों ने लोगों का तेल निकाल कर रख दिया। भोपाल में पेट्रोल 107 रुपए 7 पैसे तो डीजल 97 रुपए 93 पैसे हो गया। रांची में पेट्रोल 94 रुपए 35 पैसे तो डीजल 94 रुपए 12 पैसे। चंडीगढ़ में पेट्रोल 95 रुपए 2 पैसे तो डीजल 88 रुपए 81 पैसे। लखनऊ में पेट्रोल 95 रुपए 57 पैसे तो डीजल 89 रुपए 59 पैसे। बेंगलोर में पेट्रोल 102 रुपए 11 पैसे तो डीजल 94 रुपए 54 पैसे।
तो वहीं पटना में पेट्रोल 100 रुपए 81 पैसे तो डीजल 94 रुपए 52 पैसे बिक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है, तो वहीं घरेलू बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 4 मई के बाद से आज 32वीं बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। तेल की कीमतों का असर न सिर्फ आपकी गाड़ी तक ही रहता है, बल्कि आपके घर पर आने वाले हर घरेलू सामान पर पड़ता है। डीजल में इजाफे के साथ ही आपकी रसोई से लेकर घर के हर सामान की कीमतें बढ़ने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उससे हर आदमी यही कह रहा है कि महंगाई रोको सरकार। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि एक दिन कीमतें स्थिर होती हैं और फिर दूसरे दिन तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, खास करके पेट्रोल और डीजल में। और आज भी यही हुआ। रविवार को कीमतें स्थिर थी, बढ़ी, सोमवार को स्थिर थी और मंगलवार यानी कि आज फिर से कीमतों में इजाफा कर दिया। अब सवाल यह है कि महंगाई जाकर कहां रुकेगी, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आज के जो मेहमान हैं उनसे आपसे मिलवा देते हैं। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, स्वागत है आपका। सतीश नंबरदार, प्रदेश महासचिव भाकियू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल वंदना जी से। वंदना जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी, मिल रही है आवाज। हाँ, सबसे पहले सवाल यह है मैम कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आखिर ये कहां जाकर रुकेगी? देखिए खालिद जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट की आप बात कर रहे हैं, सरकार पूरी तरह से कंसर्न्ड है। लेकिन आप देखेंगे कि स्थितियां क्या रही पिछले दिनों में देश की। लगातार 2 साल है हम कोरोना को झेल रहे हैं। लॉकडाउन भी रहा 2 बार, पिछली बार भी इतने महीनों तक रहा और अभी भी हम कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारे जो उद्योग हैं वो बंद हैं, उसका एक बड़ा रीजन है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो तेल और पेट्रोल और डीजल है, उसको हमारे को देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या स्थिति चल रही है। सबसे पहले जितनी भी, जहाँ से भी हमारे को प्रोडक्शन आती है, जहाँ से भी हमारे को ऑयल आता है, वहाँ पे प्रोडक्शन उन्होंने बहुत ज्यादा कम किया। तो प्रोडक्शन कम होगी तो तेल कहीं ना कहीं पर महंगा होगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1995 के बाद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शर्तों के अनुसार हमने इसका डीरेगुलाइजेशन जो है वो भारत ने शुरू किया था। 2010 में पेट्रोल का, 2014 में डीजल का रेगुलेशन हो चुका है। और जो तेल की जो रेट है वो अब कहीं पे भी सरकार के हाथ में नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि सरकार पूरी तरह से इसमें कंसर्न है। सरकार इस तरफ देख रही है कि हम कैसे भी करके लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए। आपने देखा होगा कोरोना काल में हम लगातार मदद करते रहे। आपने आज भी देखा होगा कि तकरीबन 6.79 लाख करोड़ का आज एक कोरोना का जो है उनको हेल्प भी प्रोवाइड की गई है। 20 लाख करोड़ का पिछली बार प्रोवाइड किया गया था। तो हमारी जो सरकार है वो इसकी तरफ कंसर्न है। हम चाहते हैं कि जो रेट है नहीं बढ़े, लेकिन कई चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हमें उनको भी देखना होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब यूपी की सरकार थी तो उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स खरीदे थे और वो ऑयल बॉन्ड्स 1,40,000 करोड़ के थे। और ये ऑयल बॉन्ड्स उन्होंने बजट में भी नहीं दिखाए थे ताकि फिस्कल डेफिसिट ना दिखे। और उसका जो हमें पेमेंट है 2026 तक करना है, 9,960 करोड़ उसका ब्याज हमें देना पड़ता है। इतना सारा अमाउंट जो है ऑयल बॉन्ड्स का खरीद कर कांग्रेस सरकार ने हमारे सर पर छोड़ दिया। उसको भी हमें देखना है। कोरोना की सिचुएशन तो भी ये कब तक भरती रहेंगी मैम? ये कब तक ये जो कर्ज छोड़ दिया है कांग्रेस ने वो कब तक भरा जाएगा? सरकार पूरी तरह से संजीदा है, पूरी तरह से प्रयासरत है। हम चाहते हैं। वंदना जी, आप कह रही हैं कि तेल की कीमतें आपके हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है। ये तो सब कोई जानता है कि कंपनियां नियंत्रित कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से बढ़ रहे हैं तेल की कीमतें, जब चुनाव आता है तो 2.5 महीना 3 महीना 1 पैसे नहीं बढ़ते, चुनाव खत्म होते ही बढ़ने लगता है। फिर उस समय किसका नियंत्रण होता है कि जब उस समय नहीं बढ़ता, चुनाव खत्म होते ही बढ़ने लगता है तेल की कीमतें। 31 मई के बाद से आप देखिए 33 दिन में 33 दिन में असम ने कम कर दिया क्या, या वेस्ट बंगाल ने कम कर दिया था? वेस्ट बंगाल ने नहीं। जब 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद से तेल की कीमतें स्थिर रहीं। नहीं स्थिर रहीं। उसके बाद से 1 मई के बाद से फिर बढ़ने लगे तेल की कीमतें। और आज हालत यह है कि 1 महीने में वंदना जी 33 दिनों में करीब 8.5 रुपए दोनों पे बढ़ गए हैं। एक जमाना था जबकि सरकार अगर 2 महीना 4 महीना 6 महीने पर 2-4 रुपए बढ़ाती थी तो बवाल हो जाता था। आज 8-9 रुपए 33 दिन में बढ़ गए।
कोरोना के मार में आप जान रही हैं कि कितने लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है और हर दिन तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में कैसे कोई अपना जीवन गुजर बसर करेगा। लेकिन हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ गए हैं, जरा उनका भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं पहले, फिर आते हैं वंदना जी आपके पास। एक मिनट, अमरदीप बराड़ प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। सुखवंत सिंह भी हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो के हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से हम कह रहे थे कि ये कीमतें बढ़ रही हैं, कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, आखिर इस तरह से जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो आपको भी पता है वंदना जी कि सारी जो चीजें हैं उनका भी दाम बढ़ जाएगा और आम आदमी फिर कैसे जिएगा। मैं से बात कर दूं? हाँ, सबसे पहले खालिद जी मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा ध्यानपूर्वक सुना, आपने बहुत लंबा चौड़ा बोला और उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। हाँ, सबसे पहले आपने बोला कि इलेक्शन के समय रेट कम थे और इलेक्शन के बाद रेट बढ़ गए। आपको मालूम है इलेक्शन से पहले कोरोना की स्थिति क्या थी? जो टेक्सिस का वहां पर जो तूफान आया था यूएसए में, उसके बाद में आया और उसके बाद प्रोडक्शन कम हुई। आप इलेक्शन प्रोडक्शन कम हुई मैडम, प्रोडक्शन किस आपको मिल कितना मिल रहा है? आपको कितना में तेल मिल रहा है? 76 रुपया प्रति बैरल, $76 प्रति बैरल मिल रहा है ना। कभी 101 रुपया मिलता था तब 66 रुपया पेट्रोल था, कभी 101 रुपया मिलता था तब 66 रुपया पेट्रोल था। मैम एजेंडा नहीं है, सवाल है। एजेंडा नहीं है, सवाल पूछते हैं हम, एजेंडा लेके नहीं चलाते, एजेंडा नहीं चलाते, सवाल पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अगर प्रोडक्शन नहीं होता तो 150 रुपया प्रति बैरल मिलना चाहिए ना आपको पेट्रोल डीजल। जो कच्चे क्रूड ऑयल है, जो कच्चे क्रूड ऑयल है वो 150 मिलना चाहिए ना। जब आप इंतजार तो करेंगे जवाब का। बिल्कुल आपका जवाब ले रहे हैं, जवाब उसी पर दीजिए। आप इधर से उधर मामले क्यों घुमा रही हैं? सरकार आप प्रोडक्शन का हवाला क्यों दे रही है? अगर प्रोडक्शन कम होता, अगर ठीक है, किस तरह जावड़ेकर जी, किस तरह स्मृति ईरानी जी दिल्ली में पेट्रोल के लिए किस तरह बोलती थी, एक हम 30 रुपए 25 रुपए बेचते जो इस रेट में होता था। आप सब लोगों का भुगताने का काम करते हैं, आप कम से कम जवाब तो लेंगे ना। ठीक है, बोलिए बोलिए जल्दी से, बाकी गेस्ट भी हमारे साथ हैं। मैम जल्दी से, अगर आपको उसमें बाद में एतराज लगता है, बाद में आप जितने मर्जी प्रश्न पूछिए, मैं फिर आपको जवाब दूंगी। मैम जल्दी से प्लीज, 2 घंटा डिबेट प्लीज जल्दी से। महंगाई इस समय बहुत ही इस समय महंगाई लोगों के लिए ना बहुत मुश्किल कर रहा है लोगों को। देश की जनता है, देश की जनता, उसके लिए जितनी देर मुझे आप बताएंगे मैं बैठने को तैयार हूँ, लेकिन जवाब तो आपको लेना ही पड़ेगा। जी बोलिए। आपने यहाँ पर राज्यों की बात की, आपने राज्यों की इलेक्शन की बात की। कोरोना जो है उसके इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद में फैला, प्रोडक्शन उस समय कम हुई तो रेट का कोरोना में आपने क्या कर दिया? एक मिनट सर, बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। एक मिनट सतीश जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा यहाँ पर। मैं मानती हूँ कि महंगाई है, हमारी सरकार कंसर्न है कि जो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई? क्या पूरे विश्व में ये बीमारी नहीं आई? पूरे विश्व इससे नहीं गुजरा? पेट्रोल डीजल से कोरोना कैसे जुड़ गया? पेट्रोल डीजल की कीमतों से कोरोना कैसे जुड़ गया? प्रोडक्शन कम नहीं हुई? क्या प्रोडक्शन अगर कम होगा ना, प्रोडक्शन मैम प्रोडक्शन कम होगा तो कीमतें बढ़ेंगी। प्रोडक्शन कम होगा कीमतें बढ़ेंगी, प्रोडक्शन कम होगा कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन कीमतें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें उतनी महंगी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। लेकिन खैर, हमारे साथ अमरदीप बराड़ भी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। अमरदीप जी, क्या विपक्ष आम लोगों की आवाज और महंगाई का मुद्दा उठाने में फेल है? कभी 13-14 में जब आप लोग सत्ता में हुआ करते थे, 12-13 में, तब विपक्ष आप लोगों से कैसे सवाल करता था, और आज तो आप लोग चुप बैठे हैं, जनता की बात ही नहीं उठा पाते हैं आप लोग। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। हेलो जी बोलिए। आपका नाम जानना चाहूंगा जी। खालिद नाम है। खालिद नाम है मेरा। खालिद जी, विपक्ष पूर्ण रूप से जनता के साथ खड़ा है, लेकिन जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो उसका क्या हम कर सकते हैं? बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से महंगाई, हाँ इनके जो हरियाणा में इनके जो हम 75 पार कर जाएंगे वो कर, लेकिन हाँ
महंगाई ने जो सारी हदें पार जरूर कर चुकी हैं, लेकिन इनके पास बहाने हर चीज के तैयार हैं। ये किसी चीज अपने ऊपर तो किसी को लेना नहीं चाहते। आज पेट्रोल और डीजल के क्या रेट हैं, जबकि बहरे रेट कम है, तब भी पेट्रोल और डीजल दूसरे राज्यों से हरियाणा में महंगा है। आज रसोई गैस जो कहते थे कि 350 का मिलता है, वो 900 का हो चुका है। सरसों के तेल का क्या रेट है वो आप सबके सामने है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जनता और सारा देश ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार प्लस जेजेपी सरकार हरियाणा में पूर्ण रूप से विफल हो चुकी सरकार है, जो कि आम जनता की जो जरूरत की रोजमर्रा जरूरत की चीजें हैं उनको भी जो है जनता पूरा नहीं कर पा रही है। और इन्होंने महंगाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सिर्फ और सिर्फ जो बड़े घराने हैं उनकी सरकार है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उसके लिए ही पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े गए हैं। उसी चीज के लिए उसके लिए ये सरकार है। ये गरीब लोगों की या आम जनता के लिए सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सुखवंत सिंह जी हमारे साथ, सुखवंत सिंह जी भी हैं। सुखवंत सिंह जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने इतना ऑयल बॉन्ड खरीद लिया था जिसका कर्ज आज तक भर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है वो महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। इनेलो क्या सोचती है? जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है उससे प्रदेश की जनता को भी जो है, आपने कोरोना काल के बाद देखा होगा कि क्या स्थिति लोगों की रही है। नौकरियां भी गई हैं और लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो अपना जीवन यापन बेहतर कर सके। ऐसे में हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो कैसे कोई अपना जीवन चला सकता है, क्योंकि इससे महंगाई जुड़ा हुआ है। खालिद भाई नमस्कार और सब साथियों को भी नमस्कार। खालिद भाई नमस्कार और सब साथियों को भी नमस्कार। देखो, एक वो कहावत है हरियाणवी में कि शेर का भाई बगेरा, वो कूदे नो तो वो कूदे तेरा। ये दोनों बीजेपी और जो कांग्रेस है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा करके बच सकती हैं क्या? ये कोई इनका लॉजिक है कि हम ये कांग्रेस ने ये किया इस वजह से हम ये भुगत रहे हैं? आप कौन सा महंगाई की मुद्दा लोग क्यों उठा रहे हैं? आप देखें, ये जो तीन कृषि कानून आए हैं उसमें से एक एसेंशियल कॉमोडिटी में कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाला है। आप देखिए कि जब उसकी कालाबाजारी बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। जहां तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात है, वो क्रूड ऑयल की कीमतें कितनी डाउन आई इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान ने 3 रुपए प्रति लीटर कम किया इमरान खान की सरकार ने। ये लोग बार बार पर, ये यहाँ पे वंदना पोपली जी बैठी हैं, वो बार बार ये बीजेपी वाले पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं आज पाकिस्तान के एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि उन्होंने एक बार भी 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अपने पेट्रोल को कम किया था, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी वो इंटरनेशनल लेवल पर गिरी थी। लेकिन भारत की सरकार ने क्या किया? भारत की सरकार ने लगातार आम आदमी को मारना जारी रखा। और खालिद भाई, पेट्रोल और डीजल वो चीज है, जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा हर गुड्स के ऊपर तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इन लोगों को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअल में इनको बढ़ानी महंगाई है, क्योंकि कारखानों में जो चीज बनती है, सरमाएदार जिन चीजों पर बैठे हैं, कॉर्पोरेट जिस चीज पर बैठा है, बीजेपी उसी का पोषण करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए सत्ता में है। और ये लोग आप देखेंगे कि जो किसान के खेत में जो चीज पैदा होती है उसको लगातार डाउन लेकर के आते हैं, और जो कारखानों में जो चीज पैदा होती है उसको लगातार महंगाई की तरफ ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आलू सस्ता लेकिन चिप्स महंगी। अब ये जो बीच की है, क्योंकि कॉर्पोरेट को पोषित करने वाले लोग हैं, अब इनसे हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। जब इन्होंने महंगाई को बढ़ाने के लिए, काला बाजारी करने के लिए एक कानून बना दिया, तो इनसे तो बेमानी है इसके ऊपर बहस करना कि महंगाई बढ़ती क्यों है। जहां तक इनकी ये बात है कि कांग्रेस, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस बराबर की दोषी है इस तरह की चीजों में। जब केंद्र में उनकी सरकार रही, लगातार उन्होंने उसी नीतियों पर काम किया जिस नीतियों पर बीजेपी आज काम करती है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के अधूरे कामों को ही पूरा करने की तरफ है। सुखवंत सिंह जी आपके पास आते हैं। जरा सतीश नंबरदार, प्रदेश महासचिव भाकियू के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। किसान को पेट्रोल से भले ही उतना मतलब ना हो, पर डीजल से जरूर मतलब है, और तब जबकि अब जीरी की बुआई हो रही है। इसमें पानी का काम होता है, पंप सेट से लोग पानी निकालते हैं, उसके लिए डीजल की जरूरत होती है। अब बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां की शतक की ओर बढ़ रहा है डीजल। ऐसे में किसान कैसे अपनी खेती कर पाएगा? और ऊपर से 3 कृषि कानून तो है ही, तो कैसे वो अपना जीवन यापन करेगा?
खालिद भाई, इस देश में दो वर्ग हैं, एक कमेरा वर्ग और एक लुटेरा वर्ग। आज देश में हालात ये हो गए हैं, किस तरह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा सरकार किस तरह सामंतवाद की तरफ बढ़ रही है, और किस तरह लोकतंत्र में पूंजीपतियों को जो सरकार कमेरा वर्ग ने बनाई थी, आज वो पूंजीपतियों के हाथों बिकने का काम कर रही है। आज पूरी की पूरी सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। कमेरा वर्ग आज इसलिए सड़क पे है, और गरीब के चूल्हे की रोटी ना छीने, इसी बात के ऊपर। और मैं तो आज कांग्रेस के भी और जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं, और खास करके उन राज्यसभा के नेता के, जिस तरह 12 में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, ये सिर्फ एसी में बैठकर टीवी में बैठकर कह सकते हैं। आज इन्होंने भूख हड़ताल पे, जंतर मंतर पे इस सरकार के खिलाफ बैठना चाहिए। खास करके उन राज्यसभा के सदस्य को जो सिर्फ इस देश में मलाई खाने का काम करते हैं, और महंगाई के आज विपक्ष के नाम पे ये कुछ नहीं कर रहे। आज किस तरह तानाशाही सरकारी देश में चल रही है, जो पूरे का पूरा लोकतंत्र के ढांचे को खत्म करने पर तुली हुई है। आज ये केंद्र में बैठी भाजपा की हरियाणा सरकार तीनों मोर्चे पे विफल रही। किस तरह आपने कोरोना में देखा होगा, ये आपदा में अवसर की तलाश करते हैं, इसमें भी इन्होंने उद्योगपतियों का साथ दिया। किस तरह कोरोना काल में पूरे देश की तो जेब कटने का काम होया, और चंद उद्योगपतियों की 124% आमदनी बढ़ने का काम हुआ। और आज किस तरह अर्थव्यवस्था जीरो स्तर पर जा रही है, यह पूरा देश देख रहा है। ठीक है वंदना जी, आप तो मानती है ना कि महंगाई एक ऐसी दुखती रग है जो आम इंसान की अगर उसके रग पे पड़ती है तो वो उछल जाता है, लेकिन सरकार इसको क्यों नहीं नियंत्रण करती है? और आपसे बेहतर कौन जानता होगा, 1998 में प्याज के जब दाम दिल्ली में बढ़े थे, उसके बाद आपकी सरकार नहीं दिल्ली में आई, उसी महंगाई के चलते चली गई, और फिर अभी इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, फिर भी कंट्रोल सरकार क्यों नहीं कर पा रही? क्या इंतजार तो नहीं हो रहा है कि आने वाले जो यूपी के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव हैं, या फिर और जो हिमाचल प्रदेश गुजरात के जो चुनाव है, उस समय जब करीब आएगा तब जाके तेल की कीमतें नियंत्रित होगी? खालिद जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, और आपने पुराने चुनाव का जिक्र किया, आपने प्याज के रेट की बात की, और मैं यही प्रश्न आपसे पूछती हूँ, ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है तो महंगाई को मुद्दा बनाया जाता है? या लगता है कि क्योंकि जब कांग्रेस सरकार में आती है तो हम करप्शन की बात करते हैं, हम बात करते हैं देश को कहीं पे आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है तो महंगाई को मुद्दा बनाया जाता है, क्योंकि और कोई दिखाई नहीं देता। आपको नहीं लगता कि सरसों का तेल 200 रुपए लीटर खरीदना पड़ रहा है लोगों को? ये तरीका नहीं है, मैं जवाब दे नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, उसमें आपको याद दिला रहा हूँ। नहीं, फिर मैं जो मेन पॉइंट कहना चाह रही हूँ वो छूट गया। आप झूठ बोल के राजनीति में सत्ता शिखर पर पहुंच गई, इसमें पूरा देश देख रहा है, उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। जवाब दीजिए। सतीश जी, वंदना जी को बोलने दीजिए। अरे राकेश टिकैत फिर भी ना जीतते, जितना मर्जी। ठीक है वंदना जी, प्लीज भी नहीं जीतेगा। वंदना जी, अपने उस पे हम अपने मुद्दे पर है ना। लेकिन आप ये भूल गए कि अगर हम बात करें कि जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय 2014 से लेकर अब कितनी बढ़ गई, 1,35,000 से 2,29,000 हो गई। अगर मैं बात करूं INLD की, उन्होंने कितनी नौकरियां दी थी, कांग्रेस ने कितनी नौकरियां दी, हम 1,06,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां इनको दे चुके। GDP हमारी 7,83,000 से पार जा चुकी है। हर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर पेट्रोल के रेट हमारे हाथ में नहीं है, निर्मला सीतारमण जी ने बहुत क्लियरली बोला कि अगर आप इसको GST के दायरे में लाना चाहते हैं तो हम GST के दायरे में लाने को तैयार है, लेकिन जब तक स्टेट नहीं चाहेंगे तब तक वो GST के दायरे में नहीं आ सकती। केंद्र तैयार है, जब तक स्टेट कभी चाहेंगे तभी हो पाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात, इस कोरोना के समय में अगर जो स्टेट्स हैं उनके पास कहीं पर भी कुछ उनके पास इनकम का सोर्स बचा है तो आबकारी और पेट्रोल ही है, इसलिए शायद वो GST में नहीं लाना चाहते। लेकिन आप देखेंगे कि स्टेट चाहे किसी भी सरकार के रहे हो, सबने कोरोना में बहुत ज्यादा मदद की है लोगों की। आप देखिए फ्री राशन मिल रहा है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, नए हेल्थ तो इसी पेट्रोल और डीजल के पैसे से मिल रहा है क्या? सुन लीजिए नहीं, इसी पेट्रोल और डीजल के पैसे से मिल रहा है क्या? मैं आपको बता रही हूं वंदना जी, कई लोग हमारे यहाँ हरियाणा की आवाज प्रोग्राम जाता है, उसमें कई लोगों ने कहा कि हम हालत ये है कि अब हम पेट्रोल 200 से ज्यादा का नहीं डलवा पाते, कभी टंकी फुल कराते, आज हमारी पावर उतनी हिम्मत नहीं है कि हम 200 से ज्यादा का पेट्रोल डलवा ले। ये भी तो सोचिए। सुना होगा
आपके पास भी गाड़ी होगा। जीएसटी सुन लीजिए, जीएसटी कलेक्शन, मेरे पास भी गाड़ी है, स्कूटी है, स्कूटर है, सब कुछ है। बिल्कुल, मैं इस चीज को समझती हूँ कि इस समय देश बहुत ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में से गुजर रहा है और लोग अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े, मैं भी अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ी। नहीं, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। ऐसा कोई इस आपदा के घड़ी में बंदला जी कोई खिलाफ नहीं है। नहीं, सवाल पूछने से कोई अपने प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं चला जाएगा। नहीं, सवाल पूछने से वंदना जी कोई अपने पीएम के विरोध में नहीं जाएगा। जिन्होंने कहा कि वैक्सीन मत लगवाइए, भाई इस देश में जो भी ठीक है, सरकार रोजी रोटी की बात करता है, ठीक है सतीश जी और वंदना जी, मुझे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उन प्रश्नों को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, और उसमें भी तब जब कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, लोग अपनी जिंदगी जिए तो जिए कैसे। वक्त एक ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं महंगाई रोको सरकार, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उससे चीजें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और आम आदमी की पहुंच से चीजें अब दूर होती जा रही हैं, क्योंकि 200, 300, 400 रुपए कमाने वाला एक आदमी अपने पूरे परिवार को इस महंगाई के दौर में उसके लिए चलाना बहुत ही मुश्किल है, तब जबकि कोरोना काल चल रहा है और उसमें भी लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है महंगाई बढ़ने की वजह से। लगातार हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेना चाहते हैं सुखवंत सिंह जी से। सुखवंत सिंह जी, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि विपक्ष महंगाई को लेकर बहुत ही शांत है। कभी जिस तरह की आवाज उठानी चाहिए, लोगों की आवाज उठाने का जो है विपक्षी भूमिका करता है, विधानसभा में हो या संसद में हो, वो अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष लोगों की आवाज बनने में विफल रहा है अभी तक। देखो खालिद भाई, ये आपका अपना विचार हो सकता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लगातार उन्होंने जनता के बीच में सरकार की बेकायदगियों को, उनकी गलतियों को और महंगाई के विरुद्ध लगातार एक अभियान उन्होंने चलाया है। आज भी वो जिले दर जिले लोगों के बीच में जा रहे हैं और इस सरकार की बेकायदगियों के बारे में बता रहे हैं। अभी वंदना पोपली जी कह रही थी कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है तो महंगाई को मुद्दा क्यों बनाया जाता है और कांग्रेस की सरकार आती है तो भ्रष्टाचार को मुद्दा क्यों बनाया जाता है। खालिद भाई, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है और बीजेपी कॉरपोरेट के पोषण का पर्याय है। ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं कॉरपोरेट को आगे बढ़ा करके। अभी आप देखो कि जिस प्रकार से इन लोगों ने चंदे केंद्र के उसमें चंदे को किया, अब ये लोग कॉरपोरेट के लोगों को और आगे बढ़ाते हैं। वंदना जी कह रही थी पर कैपिटा के हिसाब से देश की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है। वंदना जी ये देखें कि पर कैपिटा के हिसाब से किसी भी देश के व्यक्ति की आर्थिक हालत को आप जज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें अदानी और अंबानी भी हैं जिनकी संपत्ति पर सेकंड बढ़ती है, उससे भी पर कैपिटा निकलता है। तो ये आंकड़ों के हिसाब से लोगों को बरगलाने की कोशिश ना करें। मैं खालिद भाई ये कहता हूं कि जब पाकिस्तान की सरकार 30 रुपए लीटर पेट्रोल और 42 रुपए डीजल एक मुश्त घटा सकती है, तो इस देश की सरकार को कौन रोकता है? वो कौन सी फोर्स है या वो कौन लोग हैं जिनको फायदा पहुंचाने के लिए इस देश की सरकार क्रूड ऑयल के इतने डाउन आने के बाद भी उसको नहीं घटाती है? ठीक है, लगातार जवाब लेते हैं ना। आपके प्रोग्राम में क्या ये लोगों की हालत है कि वो चला नहीं सकते हैं, स्कूटी नहीं चला सकते हैं? और ये सरकार नहीं चाहती कि इस देश का आम आदमी, गरीब आदमी ढंग से जीवन जिए। ये तो सिर्फ कॉर्पोरेट को चाहते हैं और पूरे लोगों को मसल देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर ना जाए, ना मिले। ठीक है, तभी तो ये अपनी वो कर पाएंगे ना, अपने खेल सवालों का जवाब वंदना जी से ले लेते हैं। ये लोग जो है वो कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, उसका दिख जाता है। इन लोगों का भ्रष्टाचार कॉर्पोरेट के सारे पर होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट वापिस हमने देखा। ठीक है सुखवंत सिंह जी, ठीक है वंदना जी। सुखवंत सिंह जी कह रहे हैं कि जब पड़ोसी तेल की कीमतों में कमी कर सकते हैं और बहुत अपने जो साउथ एशिया की बात करें, खास करके जो भारत से सटे हुए जो बहुत से ऐसे देश है जहां पर भारत से कम है तेल की कीमतें, तो हम क्यों नहीं कम कर सकते? सबसे पहले मुझे लगता है सुखवंत जी की बात को मैंने बीच में काटा नहीं, तो होपफुली वो भी मेरी बात को काटेंगे नहीं। हाँ। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की बात करती है। मेरे ख्याल से 3 या 4 बार पाकिस्तान का जिक्र। अरे सुन लीजिए, मैंने कहा था बीच में टोकेगा मत।
3 या 4 बार पाकिस्तान का आपने जिक्र किया। अब पाकिस्तान में ऑयल बॉन्ड खरीदे गए, ऑयल बॉन्ड वहाँ पे उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है या नहीं देना पड़ रहा, वो आप शायद नहीं बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आपने यहाँ पर बहुत बार कॉर्पोरेट की बात की, इतनी बार आपने कॉर्पोरेट गिना दिया, लेकिन कैसे कॉर्पोरेट को फायदा मिल रहा है वो आपने बताने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि मुझे लगता है कि आपके समय में वो एक टर्म चलती थी, गार्ड गिसाई और ये सब करके, वो शायद आप भूल गए होंगे कि उस समय क्या क्या चला करता था। मैं उसको ज्यादा जाना नहीं चाहती कि उस समय क्या क्या हुआ करता था, और मुझे लगता है कि जनता समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर आपने काला बाजारी की बात की थी, जो कृषि कानून आ रहे हैं उससे काला बाजारी बढ़ रही है, उससे महंगाई बढ़ रही है। अरे वो तो निरस्त पड़े हैं ना कोर्ट के अंदर, वो जो कोर्ट के अंदर निरस्त पड़े हैं जिसके लिए आप शोर मचा रहे हैं, उससे काला बाजारी कहाँ से बढ़ गई, उसका जवाब मुझे दे दीजिए। और दूसरी बात, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, आप ये बताइए कि किसानों को लोन मिला करता था 18% पर, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 9% कर दिया, और अब की बार हमने सरकारी बैंकों से 0% और प्राइवेट बैंकों से हमने 4% आते हैं कर दिया। सतीश जी, आपसे ही जवाब लेंगे इस मसले पर। फायदा हुआ, इसका जवाब मुझे दीजिएगा। और एक चीज और मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि, राजनीतिक ज्यादा बात करने लगे हैं आजकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मंशा वही है। मुझे इतना बता दीजिए, शिव कुमार शर्मा जी ने क्या बोला था, तरूणी ने 10 करोड़ लेकर जो है वो समझौता किया था। तो ये पूंजीपति किसके पीछे कहाँ दिखाई दे रहे हैं वो पूरे देश ने देख लिया। किसानों के देश में किसानों का नाम लेकर जब आगे बैठकर आप चैनल पर बैठकर बोलते हैं, बोल देना राकेश टिकैत जी 370 खराब है, 370 वापस आनी चाहिए, 370 से किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुझे तो हैरानी होती है, शर्म वाली बात है कि 370 से किसानों को क्या नुकसान, अगर 370 हट गई तो उससे किसानों को क्या नुकसान है। पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, उस पर आपको एतराज है। और इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं, उसको तो संभाल लीजिए ना कि उसकी जिम्मेदारी किसकी है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपने आंदोलन शुरू कर दिया और वहाँ पर अपराध हो रहे हैं, लड़कियों को उठा कर ले जाए पर एक के बाद ठीक है, वहाँ पर खबरें आ रही है, ठीक है, राजनीति करने चले आए, ठीक है, सरसों के साथ में आप हारे हुए हो, आपका, और आप यहाँ पर राजनीति ठीक है, क्या बोल रही है, ठीक है। सतीश जी आप सुन लीजिए जवाब। सरकार की जिम्मेवारी होती है खालिद भाई, देश की सड़क सुरक्षा जब उन्होंने छेड़ा है तो सतीश जी जवाब दे रहे हैं, सड़क सुन ले, उसके बाद से समझता है कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी जाएंगे। जिम्मेवारी सरकार की होती है, लेकिन इस देश में प्रजातंत्र का किस तरह गला घोटने का काम हो रहा है अब इलेक्शन में दिखा भी दिया जाएगा। और किस तरह आज इसका इस जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और हरियाणा सरकार का ग्राफ किस तरह नीचे जा रहा है। 2013-14 में मैं अपनी वंदना जी से पूछना चाहूंगा, इन्होंने उस टाइम पर स्टडी नहीं की थी क्या, जब ये बोलते थे एक जो 60 रुपए का पेट्रोल हम 2500 रुपए में बेचेंगे और 400 रुपए का सिलेंडर हम 150 रुपए में देंगे, जब इन्होंने स्टडी नहीं की थी क्या। जब आज पूरे का पूरा देश त्राईमान कर रहा है और इन खुद अपने एक जो इनके डिप्टी मुख्यमंत्री किस तरह हेलीकॉप्टरों की, जहां एक कार में जाया जा सकता, पंचकुले तक भी इनको हेलीकॉप्टर की सवारी करनी पड़ती है। आज किस तरह देश का हर नौजवान त्राईमान करे रोजगार के लिए, सिर्फ इन्होंने तो राष्ट्रवाद का झूठा मुद्दा बनाकर देश को बेवकूफ बनाने का 400 वाला सिलेंडर 200 में तो नहीं मिला, 800 में मिल रहा। खैर, अमरदीप बराड़ प्रवक्ता कांग्रेस के भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमरदीप जी, कांग्रेस खास करके आपके यहाँ आज भी हमने देखा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि महंगाई को लेकर वो जनता की मुद्दा उठाएंगी, पर ये समय कब आएगा, क्या जब महंगाई कम हो जाएगी उसके बाद मुद्दा उठेगा क्या कांग्रेस की ओर से? मुख्य विपक्षी हैं आप प्रदेश में। बराड़ जी, आवाज मिल रही है? तो अमरदीप बराड़ से हम संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सतीश जी। मैं तो यही कहना चाहता हूं, मेरे देश का विपक्ष चाहे इसमें IND है चाहे कांग्रेस है, बिल्कुल का बिल्कुल 0% काम कर रहा है। आज तक सिर्फ भाषणों में बात करते हैं, आज तक किसी ने भी जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में दिल्ली किसी ने भी घोषणा की कि सरकार ने ये जो महंगाई नहीं घटाई तो हम फलाने दिन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सिर्फ बातों में काम करते हैं, इस्तीफा दे दिया, ये वो दे दिया। ठीक है,
सुखवंत सिंह जी, कोरोना काल में आपने देखा, अब तो कुछ सरसों के तेल की कीमतें कम जरूर हुई हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की रोज ही बढ़ते जा रही हैं। एक आम इंसान कैसे अपनी जिंदगी जिएगा? अगर 200 रुपए लीटर उसको या 170 रुपए लीटर उसको खरीदना पड़े सरसों का तेल, तो कैसे जिएगा? अगर उसको 2 लीटर तेल की जरूरत पड़ जाए तो उसकी तो पूरी दिहाड़ी निकल जाएगी। खालिद भाई, मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले वंदना जी की 2 बातों का जवाब दे देता हूं। पहला तो इन्होंने ये मान लिया कि पाकिस्तान को कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इन्होंने हमसे ज्यादा अच्छी मान ली। दूसरी बात इन्होंने कही कि कालाबाजारी से क्या फर्क पड़ेगा। मेरा यहाँ पे खालिद भाई कहने का मंतव्य ये था, वंदना जी, मेरा कहने का मंतव्य ये था जवाब ले लेंगे कि कालाबाजारी से महंगाई बढ़ती है और ये कालाबाजारी को करने के लिए कानून लेकर के आए हुए हैं, तो इसका मतलब महंगाई खुद बढ़ाना चाहते हैं। यही तो बात हुई ना। दूसरी बात, अब मैं आपकी इस पे आता हूं। आप देखिए कि किसान की जिन्स का भाव जब वो निकलती है, वो खेत खलिहान से होके जब बाजार में आती है तो वो कम होती है, लेकिन जब धीरे धीरे कालाबाजारी करके वो लोग बढ़ा देते हैं। अब सरसों का तेल वो तेल है कि जो इस देश के बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसको प्रयोग करता है। हो सकता है देसी घी उसकी पहुंच तक ना हो तो वो उसको प्रयोग करता है, लेकिन ये सब भी कॉर्पोरेट के उसमें चला गया और कालाबाजारी के उसमें चला गया। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया कि इस चीज को कम किया जाए। दूसरी बात आप ये देखें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लगातार बढ़ने से ना रोकना। सरसों ही क्यों साफ है? आप दाल देख लीजिए, दाल की कीमतें देख लीजिए, प्याज भी चढ़ने लगा धीरे धीरे, सब्जियां महंगी हो रही हैं। उठाए हैं आज तक कि इनका कम हो, और उस वक्त जबकि क्रूड ऑयल जो है वो बहुत डाउन है आज के दिन। खालिद भाई, हाँ बिल्कुल, 75 रुपए प्रति डॉलर है, 75 प्रति डॉलर 75 रुपए बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज की कीमत है 74 पॉइंट कुछ है प्रति डॉलर, प्रति बैरल डॉलर। यही तो वंदना जी से मैं पूछ रहा था कि जब 2013 के मुकाबले, यही तो मैं वंदना जी से पूछ रहा था सुखवंत सिंह जी कि जब 2013 के मुकाबले कम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें, फिर इसका फायदा देशवासियों को क्यों नहीं दिया जा सकता? कम क्यों नहीं किया जा सकता? मैं जवाब दे देती हूँ। आप मुझे सफिशिएंट टाइम देंगे, मुझे सतीश जी की बात का जवाब देना है और जो आईएलडी के प्रवक्ता उनकी बात का जवाब देना है। सबसे पहले आपकी ही बात का जवाब दे देती हूँ। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि देश के दाम, जो इसके पेट्रोल के दाम है वो कम है, लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रहे? तो आपको बताना चाहूंगी कि 3 हिस्सों में होता है। एक पार्ट जाता है तेल की कंपनियों के पास, एक जाता है केंद्र के पास और एक जाता है स्टेट के पास। आप देखेंगे कि सभी स्टेट में रेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा? सबसे पहले पहुंचा बॉम्बे में। आर्थिक राजनीति किसकी सरकार है बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में पहुंचा। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? हमारी सरकार है। कितना मिल रहा है पेट्रोल वहाँ पर? वहाँ पर पेट्रोल कितना मिल रहा है? मैम ऐसे आप डिवाइड ना करें, ऐसे डिवाइड ना कीजिए। और आप 3 हिस्से की बात कर रही हैं। पेट्रोल पे 33 रुपया एक्साइज ड्यूटी लिया जा रहा है। पेट्रोल पर 33 रुपया केंद्र ले रही है, 19-20 रुपए राज्य सरकारें ले रही हैं। क्या राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इसको कम नहीं कर सकती? सुन लीजिए, आप यहाँ पे हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा का बाकी स्टेट से कंपैरिजन करना मेरा यहाँ पर फर्ज है। आपको बताना जरूरी है कि हरियाणा में कितना बेहतर दे रहे हैं। बिल्कुल, वो आप मुझे बताना जरूरी है। हरियाणा में थोड़ा कम जरूर है, लेकिन ये भी शतक की तरफ जा रहा है। जी, बताना जरूरी है। शतक की तरफ हरियाणा में भी जा रहा है। क्या डिफरेंस है? वो आर्थिक राजनीति बॉम्बे, वहाँ पर सबसे पहले 100 रुपए होता है, वहाँ पे 40% दिया जाता है। क्यों लिया जाता है इतना ज्यादा? वहाँ पर कम क्यों नहीं करवाते कांग्रेस वाले? और यहाँ पर आकर वो शोर मचाने का काम करते हैं। और दूसरी बात, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर सतीश जी ने उठाए। उन्होंने बोला कि अगर कहीं पर अपराध होता है तो जिम्मेदारी सरकार की है। आप वहाँ पर अंदर किसी को आने नहीं देते और वहाँ पर जो अपराध होते हैं उसको ढक रहे हैं। हम किसानों के मुद्दे पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं आज। हम तो आपको आम लोगों की महंगाई के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं नियंत्रित हो रहा है। आप मुद्दे को मत भटकाइए। जब हम बात किसानों की करते हैं तब आप लगती है महंगाई की करने, जब महंगाई की करते हैं तो किसानों की करने लगती हैं। खालिद जी, मेरे ख्याल से मैंने आपकी बात का सफिशिएंट जवाब दिया है। सफिशिएंट जवाब नहीं है। मेरा सवाल ये है कि एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं कम किया जा सकता? केंद्र और राज्य सरकारें जो वैट लगा रही हैं, एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र ले रही है, क्या उसको कम करके लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता?
बिल्कुल कम किया जा सकता है, लेकिन तो अभी कोरोना किस बात का काल में इंतजार है? लेकिन करेंगे नहीं। यही तो आपदा है, क्योंकि यही तो आपदा है। इस आपदे में ही तो लोगों को फायदा देना है। ये सरकार सामंतवाद की तरफ बढ़ाने का काम कर रही ये है। आपदा है, हर आदमी परेशान है। जैसे स्थितियां नॉर्मल होंगी, रेट अपने आप डाउन आएंगे। आम आदमी परेशान है, इसीलिए उसके इंतजाम भी किए जा रहे हैं। उसका इंतजाम का काम तो कब सरकार तक का है। आम आदमी कब तक इंतजार करे? आम आदमी की स्थिति बहुत बेहतर है। यूपीए की सरकार से लेकर एनडीए सरकार में बहुत बेहतर है पहले से। आम आदमी प्रधानमंत्री जी मोदी जी से ठीक बहुत है, प्रसन्न है। ठीक है। उसको मालूम है सुखवंत सिंह जी, कोरोना का समय सुखवंत है सिंह जी, और वो आप सोचते हैं लोगों के जरा लिए सुखवंत सिंह जी से अच्छा पूछ लेते हैं ना, कितना बेहतर है आम आदमी की स्थिति? बेहतर है अभी? कैसे अच्छा बताएंगे? वो भी आपके तरफ प्रवक्ता है पार्टी के, वो भी घूमते होंगे अपने प्रदेश में, वो भी अपने प्रदेश के लोगों के हालातों को जानते होंगे। ये किसान नेता है सतीश जी, ये भी लोगों के साथ बैठते हैं, इनको भी पता होगा। वो अपनी स्थिति बताएंगे। आप देखिए ना आजकल वो किस बात पर लड़ रहे हैं। लड़ाई किस बात पर वंदना हो जी रही है? प्लीज वो जवाब ले बात कर लीजिए। रहे हैं। 2013 में आप जो कह रही है वही सही नहीं हो सकता ना। अगर आपको लगता है कि सुखवंत जी सही नहीं बोल रहे, तो आप जो कह रहे हैं वही सही नहीं हो सकता। कहाँ से लगा लिया कि पहले से बेहतर है अभी? वंदना जी, पिछली सरकारों में कृषि यंत्र पे किसी पे भी कोई भी टैक्स नहीं होता था, लेकिन आज की वर्तमान सरकार में दवाइयों से लेकर कृषि यंत्रों तक 18% का टैक्स वसूला जाता है। पिछली सरकारों में क्या 100 रुपये धान बिकने का काम हुआ है? पिछली सरकारों में। खालिद भाई, मैं मेरे को भी समय दें आप। ठीक है, ठीक है। आप सिर्फ तेज बोल के मेरे को ठीक है दबानी नहीं सुखवंत सिंह जी, सकती। ठीक है सतीश जी और वंदना जी प्लीज। सुखवंत सिंह जी बोलिए, बात रखिए अपनी। ठीक है वंदना जी जवाब जिसको देना है वो आप लोग दे नहीं रहे हो जिस मुद्दे पर। ठीक है सुखवंत सिंह जी बोलिए, सुखवंत सिंह जी बोलिए। खालिद भाई, ये जो वंदना जी ने बताया ना कि 3 हिस्सों में जाता है, ये बिल्कुल गलत इनकी बात है। ये थोड़ा बहुत जो अंतर स्टेट्स के अंदर है वो उनके टैक्सेस के अंतर की वजह से है। ये सारी की सारी जो है वो ये सरकार हम दो हमारे दो, बाकी देश पूरा रो, इनका ये मंत्र है। पूरे देश को कि 2 लोगों के पास सिर्फ अदानी अंबानी, उनको आप देखें रिफाइनरी उन्हीं की है, और पूरे देश को किस प्रकार से उनका खून चूस रहे हैं। और वंदना जी बार बार भाग करके कभी किसान आंदोलन पर, कभी अपराध पर। वंदना जी, हम उस बात के लिए तैयार हैं, आप बात करिए, हम बात करेंगे। लेकिन आज कम से कम आप पेट्रोल और डीजल इस देश में इतना महंगा क्यों है? और पड़ोसी देशों में, साउथ एशिया के देशों के साथ अब आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कितना पीछे हैं। हमारे आम आदमी का खून किस प्रकार से हमारी ही सरकार चूस रही है, इस बात का पता लगेगा आपको। आप इस बात पे बात नहीं करते। आप कृपया करके बताएं इस देश को कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें $2 कम होने के बावजूद भी इतनी ऊपर क्यों हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि मैं चौकीदार हूं, इस देश के हितों की रक्षा करूंगा, उसकी चौकीदारी करूंगा, वो क्यों रक्षक ही भक्षक क्यों बन बैठा है? क्यों देश की कीमत तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को इस प्रकार बढ़ा करके आम आदमी का खून चूस करके क्यों इन कॉर्पोरेट लोगों को दिया जा रहा है? क्यों कंपनी और सरमाएदारों को दिया जा रहा है? आज आ सकता है इस बात किया कि आप जवाब दें यहाँ बैठ करके, लेकिन आप तो यहाँ बैठ करके इधर उधर टाइम पास करके, टाइम किल करके कभी किसान आंदोलन की बात करती है, कभी कुछ और करती है। सच नहीं हो जाएगा, झूठ बोलो, बार बार बोलो, सच नहीं हो जाएगा। कौन से कॉर्पोरेट को क्या दिया जा रहा है मुझे बताइए। अडानी अंबानी आ गए हैं क्या? पहले नहीं थे। कैसे आप लूट कर खा गए? किसी को मालूम नहीं है क्या? पूरे वंदना पोपली जी है, ये झूठ की पोटली खोल के बैठी है यहाँ पे। अरे झूठ बोलने हमारी छोटी बहन वंदना जी को गुस्सा ज्यादा आ चुका है। क्या फायदा होगा कॉर्पोरेट को? किसान मजदूर की सरकार है ये। जवाब इनके पास है। इसीलिए किसान मजदूर की सरकार है वंदना जी, इसीलिए किसान जो है वो धरने पे बैठा है 7 महीने से और मजदूर नौकरियां खोज रहा है। वंदना जी किसान मजदूर की सरकार है, तभी किसान धरने पे और मजदूर नौकरियां खोज रहा है पेट पालने के लिए। में राजनेता बैठे हैं, ये जो राकेश है जिनके अपने प्रदेश में नहीं चलती, ये गोल गोल घुमा के वंदना जी जिस मामले पे बात रखनी है उस पे नहीं रखना। कभी किसान की तरफ चले जाना, कभी कहीं चले जाना। महंगाई कैसे कम होगी आपने नहीं बताया।
महंगाई कैसे कम होगी आपने नहीं बताया, बात को घुमाती रही। 1 घंटे का समय खत्म होने वाला है। आपने कोई ऐसा फॉर्मूला बताया इस प्रोग्राम में कि हम ऐसा काम कर सकते हैं? किसान कानूनों की बात किसने की? क्या अमेरिकी के प्रवक्ता ने नहीं की शुरुआत? तो जवाब तो दिया जाएगा ना। वंदना जी आप जवाब दीजिए, किस तरह महंगाई कम होगी? आप बरगलाने का काम ना करें। देख रहा है बौखलाए मत। पेट्रोल और डीजल के रेट हम ही कम करेंगे, स्थितियां सामान्य होते ही। सरसों का तेल रेट कौन कम करेगा? जो आप 12% से 28% इंतजार करना होगा। लोगों के खाते पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए और कितना इंतजार करना होगा? अरे किसानों के प्रवक्ता हो ना, क्यों नहीं बोलते 7,000 में सरसों बिकी? क्यों नहीं देते यहाँ पर जवाब कि 7,000 में सरसों बिकी? क्यों आप यहाँ पर बात करते हो? हम दे रहे ना सब्सिडी, हमने कहा कैश देंगे जहाँ पर जरूरत है सरसों के तेल के लिए, तो कैश उनके खातों में 7,000 में सरसों बिकने से आम आदमी को फायदा हुआ? आम आदमी को फायदा हुआ? वो तो 200 रुपए लीटर तेल खरीद रहा है, 170-75 रुपए लीटर तेल खरीद रहा है। आम आदमी को क्या फायदा हुआ? ठीक है, व्यापारियों ने खरीदा, ठीक है, सरकार ने खरीदा। सुखवंत सिंह जी, ठीक है, सुखवंत सिंह जी बोलिए। ठीक है, सुखवंत सिंह जी बोलिए। महंगाई के आप कैसे बुला सकते हैं? ठीक है वंदना जी, ठीक है, सुखवंत सिंह जी। खालिद भाई पहली बात तो ये है कि जो हमारा डिबेट का विषय था वो तेल और महंगाई का था। हाँ बिल्कुल। और वंदना पोपली जी बार बार इधर भाग रही हैं, वो इस बात का परिचायक है कि इनके पास जवाब नहीं है और ये उसको नहीं करना चाहती। दूसरा इन्होंने कहा कि तेल की कीमतें कम करें, वक्त की कमी जिस प्रकार से 15 लाख रुपए ने लोगों के खाते में डलवा दिए, लोगों तक बात जैसे काला धन ये लेकर के आए, लोग समझ जैसे पाए अच्छे आप लोग लोग क्या अच्छे दिन कहना चाह आए, रहे हैं। एक-एक उसी प्रकार ये कम करेंगे। अब इनको इस बात की तो शर्म है नहीं कि यहाँ टीवी पर बैठ करके कोई अच्छी बात या ढंग की बात ये करें। ये यहाँ पर बैठ करके अनसंट बात करके और समय खराब कर रही है। अब ये बताएं कि ये क्यों है आज के दिन ये हालात? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज के दिन हालात ये क्यों है और देश की प्रदेश की जनता को ये पीस क्यों रहे? 2013 का विश्लेषण कर रहे हैं आप। जेल की सजा पूरी हो गई, आज आप कोई कह रहा है छोटा लुटेरा, कोई कह रहा है बड़ा लुटेरा। आप इसी चीज में उलझे हुए जनता को उलझा रहे हैं। आप जनता की बात सुनते गए, आपको तो अपने से फुर्सत नहीं है। आपको अपने से फुर्सत पड़ेगा। आप 40 साल पहले का विश्लेषण करें, तुलना करें, लेकिन कोई 7 साल पहले का भी तुलना करके आपका सवाल न करें और जवाब लें। क्या बात है वंदना जी, गजब बात है। खैर बोलिए सतीश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं वंदना जी को एक बात बता देना चाहता हूं, जो सरसों खरीदी है आपकी सरकार ने नहीं खरीदी, ये व्यापारियों ने खरीदी है। दूसरी बात, इसमें भी आज पूरे के पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, अडानी के पेट्रोल पंप हो गए। खैर मैं किसी उद्योगपति का नाम लेना नहीं चाहता, आज पूरी की पूरी सरकार उद्योगपतियों के हाथ बिक चुकी है और गरीब आदमी के पेट पर लात लगने का काम हो रहा है। वंदना जी जवाब देने में सक्षम रही है। सवाल उठाती है तो जवाब भी सुनिए, सिर्फ अपनी बातें मत कहिए। वंदना जी जब सवाल उठाती हैं तो जवाब भी लेना होता है। आज किस तरह आप बोले जा रही हैं। 7,000 सरसों बिकी, ये नहीं दिखा 60 रुपए का पेट्रोल किसान डीजल आज 100 रुपए में खरीदने का काम कर रहा है। किस तरह आज मजदूरी की 20% 30% मजदूरी बढ़ गई, एक मजदूर आज 600 रुपए लेने का काम कर रहा है। किसान की आमदनी आज ने 50 रुपए क्विंटल पे बढ़ाई, लेकिन लगभग 150 रुपए क्विंटल की बढ़ गई। ठीक है, सुखवंत सिंह जी लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे? लास्ट कमेंट। मैं एक एक करके मैं आ रहा हूं आपके पास, सब लास्ट में आप ही से सारे सवालों का जवाब दूंगा। सुखवंत सिंह जी मेरा सवाल ये है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम इंसान परेशान है, क्या ऐसा करना चाहिए सरकार को? विपक्ष भी क्या ऐसा सुझाव दे जिससे कि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके? देखो खालिद भाई, सबसे पहले तो ये इनको करना क्या पड़ेगा कि ये जो काला बाजारी और जो सरमाएदार लोग हैं, जो सारे इस देश के प्रॉफिट को, लोगों के खून को चूसना चाहते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। और क्योंकि बीजेपी वो काम करेगी नहीं, इस वजह से आम लोगों को ये पीछे रहेंगे। ठीक है सर, आप चाहे खाद्य पदार्थ में देखें, चाहे ठीक है सतीश जी, ठीक है लास्ट कमेंट। ठीक है सुखवंत सिंह जी, वक्त की कमी, सतीश जी जल्दी से आ रहे हैं। वंदना जी आपके पास एक बात पूछना चाहूंगा, देश में आज तरह इमाम हुई है,
प्रधानमंत्री जी खुद अपने लिए 8,000 करोड़ का जहाज खरीदने में बिजी है, किस तरह अपना निवास स्थान बनाने में बिजी है, और देश की जनता आज किस तरह भुखमरी की तरफ बढ़ रही है। देश इसको कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है वंदना जी, आज ऐलान कर ही दीजिए, आपकी जो एक्साइज ड्यूटी लिया जा रहा है 33 रुपए और 32 रुपए, इसमें कमी करवा के आप मानेंगी, जिससे आम लोगों को भी फायदा होगा। सरकार आपकी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मेरे किसान भाई बैठे हैं, उन्होंने बोला कि हमारी लागत बढ़ रही है, उसकी आप चिंता मत करिए। लागत में 50% मिलाकर आपको मुनाफा मिलता रहेगा, उसमें कहीं पर भी कमी नहीं आएगी। जहाँ तक आप सरसों के तेल की बात कर रहे थे, तो सरसों के तेल में हमने पाम ऑलिव ऑयल को मिलाना बंद करके उसका जो इम्पोर्ट है वो बंद कर दिया था, लेकिन अब जो तेल की कीमतें वापस हमारे कंट्रोल में आ चुकी है। किसान भाइयों को 7,000 रुपए में सरसों उन्होंने बेची है, बहुत अच्छे फायदे में बेची है, लेकिन आम आदमी को भी हम परेशान नहीं होने देंगे। बीपीएल परिवार जितने भी हैं उनको हमने कैश देना सुनिश्चित किया है, क्योंकि सरसों की खरीद हमारी इतनी नहीं हो पाई, क्योंकि प्राइवेट जितने भी पेट्रोल डीजल पर भी बात रख दीजिए जल्दी से। उसको देंगे पेट्रोल डीजल की एक बात और यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पर जो बिल्कुल उससे पहले एक बात जरूर, यहाँ पे मेरे किसान भाई ने बोला था मोदी जी का घर, क्या मोदी जी अपने साथ ले जाएंगे क्या, या उनके बच्चों को मिल जाएगा क्या? ये देश की संपत्ति है, 1,000 करोड़ रुपए पर ईयर बचेगा, क्या वो बनाना गलत है? उसका जवाब दीजिएगा। और पेट्रोल डीजल की बात सुन लीजिए वंदना जी, फिर आप पेट्रोल डीजल पे नहीं आएगी, मुझे अब रुकना होगा, मेरे पास वक्त की कमी है। जल्दी से 10 सेकंड में अंबानी के बच्चों को लेकर के जाएंगे। हमारी भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन हमारा ये लिमिट कौन बांध रहा है? ये लिमिट कौन बांध रहा है? लिमिट वो ऑयल बॉन्ड बांध रहे हैं जो यूपीए की सरकार में लिए गए थे। ये तो मुझे तो लगता है ये पिछले 3-4 साल से हम सुन रहे हैं कि ऑयल बॉन्ड की वजह से परेशान है। खैर, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हमारे पास इतना ही वक्त है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि आखिर महंगाई पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें एक दिन स्थिर होती है, दूसरे दिन बढ़ जाती है। आम आदमी को यह पता ही नहीं होता है कि जब वो पेट्रोल पंप पे जाता है तो आज कीमतें कितनी है। सुबह निर्धारित होती हैं कीमतें, जिससे हर चीज का जो दाम है वो आसमान पे जा रहा है, लेकिन नियंत्रण के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।